बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सुहेब बिन नूर यूट्यूब चैनल। और आज के इनसाइड स्टोरी में मैं डिस्कस करूंगा एपीसी के हवाले से और एपीसी में क्या क्या बातें हुई हैं, किसने किसकी कौन सी बात मानी, किसने कौन से एतराज़ात उठाए, इसका मकसद क्या था। और एक बहुत बड़ी खबर यह भी है कि कौन कौन आपस में लड़ पड़ा है और एपीसी में पहली एपीसी बैठी है कि उसमें फूट पड़ गई है। इन तमाम तफसीलात की जाने मैं बढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नए देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारों से शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त मिल सके। तो व्यूवर्स, आपको मैं बताता चलूं कि एपीसी जो ये करवाई गई है और बिलावल भुट्टो की जानिब से एपीसी की कॉल दी गई और तमाम सियासी जमातें, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा तमाम वो सियासी जमातें जो कि अपने मुकदमात इस वक्त उनके कहीं ना कहीं चल रहे हैं, करप्शन के हों, मनी लॉन्ड्रिंग के हों, अक्यामा के हों या इसके अलावा दीगर उनकी जो बदउनवानियाँ हैं उनके हों, तो तमाम के तमाम इस वक्त ये हम देख रहे हैं अनासिर आपस में बैठे हुए हैं, तमाम पार्टीज़ आपस में बैठी हुई हैं और बेसिक इनका एजेंडा ये है कि जमहूरियत को हमने फ़रोग़ देना है। यानी कि इस हकूमत में से हम माइनस इमरान खान कर दें, माइनस पीटीआई कर दें तो वो जमहूरियत होगी। यानी इन शॉर्ट कि जमहूरियत सिर्फ वो है जिनमें ये दो पार्टीज़ या इनके अलाइज वो इक़्तिदार में हों, ये इक़्तिदार के मज़े लूटें, करप्शन करें, खाएं पिएं, अपनों को खिलाएं, इन्हें मुकम्मल तौर पे आज़ादी हो कि ये खाएं पिएं, लूट मार करें और इन्हें कोई भी पूछने वाला ना हो। और अगर इन्हें कोई पूछेगा तो ये कह दिया जाएगा कि हमारे ऊपर बदउनवानी का इल्ज़ाम लगा दिया गया है। नैब इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहा है, हुकूमत जो है वो इंतकाम ले रही है हमसे। यानी कि वही एक पुराने हीले बहाने वही घड़े जाते हैं। और हमेशा से हमने देखा है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, जब भी किसी का एहतसाब होने की बात होती है तो वो यही कहता है कि मैं मजलूम हूँ, मेरे साथ ज़्यादती हो रही है। अब इसके पीछे बेसिकली जो रीज़न था वो क्या था? एफएटीएफ का बिल पिछले दिनों हमने देखा जो कि मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान के मफाद में था। अब एफएटीएफ का मैं आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूँ, इस पर मैं एक तफसीली प्रोग्राम ज़रूर करूँगा अपनी तमाम ऑडियंस के लिए, लेकिन आपको मैं सिर्फ चीदा चीदा निकात इसके बताता हूँ ताकि आपको समझ आए। तो एफएटीएफ एक ऐसा इदारा है जो कि इंसदाद दहशतगर्दी और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए बनाया गया। पाकिस्तान इसका रुकन मुल्क है। 1989 में इस इदारे का क़याम वजूद में आता है और इसका, जैसा कि मैंने अभी बताया, कि मकसद यह था कि इंसदाद दहशतगर्दी यानी दहशतगर्दी के हवाले से हर तरह का जो सपोर्ट है वो बंद होना चाहिए। प्लस अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है उससे दहशतगर्दों को सपोर्ट मिल रही है, या इवन अगर हुकूमतों की जानिब से या वहाँ पर मौजूद अरकान की जानिब से कोई मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और वो आगे शिद्दत पसंदों को या इंतहा पसंदों तक वो पहुँच रही है तो उसे रोका जाए या उसकी मॉनिटरिंग की जाए। तो आपको मैं मोटा मोटा बता देता हूँ इस हवाले से कि 3 इसकी लिस्ट होती हैं। एक होती है ग्रे लिस्ट, एक होती है ब्लैक लिस्ट, एक होती है वाइट लिस्ट। तो ग्रे लिस्ट के बारे में आपको बताना चाहूँ जिसमें अभी पाकिस्तान भी है। तो ग्रे लिस्ट का मकसद ये है कि उस मुल्क की कड़ी से कड़ी निगरानी की जाए, वो कि तिजारत किसके साथ कर रहा है, उसके मुल्क में सरमायाकारी कौन कर रहा है, कौन सा मुल्क उसकी मुआवनत कर रहा है, कौन सी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं बैरून ममालिक से वहाँ पर। तो ये तमाम मॉनिटरिंग अभी पाकिस्तान की भी जारी है। तो पाकिस्तान इस वजह से ग्रे लिस्ट में है। इसके बाद आती है जो ख़तरनाक तरीन है, वो है ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट का ये मतलब है मुकम्मल तौर पर पाबंदियाँ आयद कर दी जाती हैं, किसी भी किस्म की कोई नरमी नहीं बरती जाती उस मुल्क के साथ, और वहाँ की तमाम ट्रांजैक्शंस पे पाबंदी होती है, सरमायाकारी पे पाबंदी होती है। इसके अलावा हर तरह की ऑब्जर्वेशन उस पर की जाती है और कड़ी से कड़ी उसकी निगरानी की जाती है। फिर आती है वाइट लिस्ट। इसमें यह है कि तमाम रिलैक्सेशन होती हैं, आज़ादाना तिजारत होती है, कोई ट्रांजैक्शन पे निगरानी नहीं होती, हर तरह की सरमायाकारी मुल्क के करने की इजाज़त होती है। बाज़ लोग कहते हैं कि एफएटीएफ में अगर हम नहीं जाते, कुछ लोगों से मैंने सुना भी, मुझसे भी वो लोग बात कर रहे थे कि हमें क्या ज़रूरत है कि हम एफएटीएफ में जाएं और हमें क्या ज़रूरत है कि हम एफएटीएफ का प्रेशर लें। तो दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, हम इसका रुकन मुल्क है, हमें इसका पास रखना है। आज की दुनिया में आइसोलेशन का ये मतलब है कि सारे आपके अगेंस्ट, चूँकि एक बहुत बड़ा इत्तेहाद बनता है आपके ख़िलाफ़। ईरान को हम देख लें, जो इक़्तिसादी पाबंदियाँ उस पर आयद की गई हैं, ज़िम्बाब्वे तबाह हो गया, सोमालिया तबाह हो गया, सूडान तबाह हो गया, नाइजीरिया तबाह हो गया। इस तरह जितने भी ममालिक हैं इनके ऊपर बड़ी पाबंदियाँ आयद की गई। तो हमें ना चाहते हुए भी एफएटीएफ की जितने भी इस वक्त उनके इक़दामात हैं, जो हमें हदायत जारी की जा रही हैं, हमें उसका पास रखना है। तो ये था थोड़ा एफएटीएफ के बारे में। फिर हमने देखा कि जो एक मुश्तरका इजलास होता है पार्लिमान का, जिसमें सेनेट और कौमी असम्बली के तमाम अरकान मौजूद थे, 200 एफएटीएफ के हक़ में वोट देते हैं, 190 इसके ख़िलाफ़ देते हैं। और ये वही हैं जिनमें JUIF, पीपल्स पार्टी, अचकज़ई, ANP, मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी और इसके अलावा जितनी भी जमातें वहाँ पर मौजूद थी जो कि इस वक्त नहीं चाहती कि मुल्क में कोई शफाफियत का निज़ाम बहाल हो,
वो तमाम इसमें बिल्कुल शिरकत कर रही थी और उन्होंने इसके अगेंस्ट वोट दिया। अब सिराजुल हक साहब बड़े बयानात दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे आके उनकी वीडियोस चल रही हैं कि हमने इस वजह से नहीं अपोज़ किया, हमने इस वजह से अपोज़ किया था। लेकिन उनके ऊपर जो इस वक्त तनकीद का उन्हें निशाना बनाया जा रहा है वो यही है कि अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाता तो यहाँ पर हमारा मुआशी कत्ल हो जाता, यानी कि $1 कम अज़ कम 1600 रुपये से 2000 रुपये तक जा सकता था। और ये बात हकीकत हो जाती कि हमें एक ब्रेड लेने के लिए हमें एक बोरी चाहिए होती, जैसे कि नाइजीरिया में होता है। नाइजीरिया में अगर आप पेट्रोल भी डलवाते हैं तो पता नहीं कितने हज़ार रुपए लीटर आपको पेट्रोल पड़ता है, हालांकि वहाँ पे मुल्क जो है वो खुद कफील है पेट्रोल में या जितनी भी तेल की मसनूआत हैं उसमें। इसी तरह अगर वहाँ पे सैलरीज देखी जाए तो किसी की 25 लाख है, किसी की 30 लाख है, लेकिन क्यों? उनकी करेंसी इतनी डीवैल्यू हो चुकी है कि वो 25 और 30 लाख रुपया पाकिस्तान के 15 और 30 हज़ार रुपया बनते हैं। ये मैं जस्ट एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। तो इन लोगों ने कोई ऐसा काम नहीं किया और इन्होंने पाकिस्तान के साथ, मैं यही बात करूँगा कि बहुत बड़ी गद्दारी का मुर्तकिब हुए हैं। बहुत अफसोस हुआ मुझे पर्सनली, और मेरा बेसिकली मकसद ये था कि मैं इस वजह से हाईलाइट करूं ताकि पता चले कि ये लोग कर क्या रहे हैं। अब जब जमात इस्लामी के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई तो उन्होंने कहा हम एपीसी में शिरकत नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो पट्टा है वो गोल हो चुका है। ऑलरेडी हम पे इतनी सोशल मीडिया पे तनकीद हो रही है कि आप किस तरह की जमात इस्लामी है कि आप बाहर तो तमाम धरनों में इकट्ठे होते हैं लेकिन यहाँ पर आके आपको इस्लाम ज़रा याद नहीं आता। यानी कि अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाता तो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और ये लोग जिनकी औलादे बाहर हैं इन्होंने तो बाहर ही भाग जाना था, लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले हम लोग एक दूसरे को काट खाने को दौड़ते। इतने बुरे हालात इधर हो सकते थे, फाकों की नौबत आए थी, किल्लत हो जाती, हर जगह पे डाके होते, हर जगह पे चोरियां होती। तो एपीसी का मकसद खैर यही था कि अपनी करप्शन बचाओ और कुछ भी नहीं। ऑल पार्टीज़ करप्शन बचाओ मुहिम थी ये। और अब आप देख सकते हैं कि नवाज़ शरीफ जो कि पाकिस्तान में जिनके बारे में था कि भाई अभी इन्हें कुछ हो जाएगा अगर इनका बरवक्त इलाज ना हुआ, इन्हें इंग्लैंड भेजो, इंग्लैंड भेजो, इंग्लैंड भेजो, तो आज माशाल्लाह वो हट्टे कट्टे और सेहतमंद तरीके से वो बैठ के ख़िताब कर रहे हैं। और वही पुरानी बातें, जमहूरियत नहीं है, हमें निकाल दिया गया, हमारा टेन्योर पूरा नहीं होने दिया गया, हम ये करेंगे वापस आके, हम वो करेंगे। भैया आप वापस तो आएँ, हम तो खुद आपको कह रहे हैं कि वापस आ जाएँ। और यहाँ पे मैं बल्कि हुकूमत वक्त से भी कहूँगा कि उस बोर्ड की, वो मेडिकल बोर्ड जो नवाज शरीफ के लिए तश्कील दिया गया था, आज तक उसकी खबर क्यों नहीं ली गई? कौन कौन से ऐसे अनासिर थे, कौन कौन से ऐसे अवामिल थे जिनकी वजह से हुकूमत भी अभी तक उस पर हिचकिचाहट महसूस कर रही है? फौरी तौर पे हुकूमत को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए कि उन्होंने ऐसी रिपोर्ट क्यों दी कि अगर खुदा ना खास्ता नवाज शरीफ यहाँ से ना गया तो शायद अगला लम्हा जो उनका ये है वो कहीं और ही हो, वो इस दुनिया से ही कूच फरमा जाएं। लेकिन मौसूफ आज सुकून से बैठे हैं और मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भी आऊँगा और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सिस्टम सही चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें हुकूमत नहीं करने दी गई और अल्हम्दुलिल्लाह सरमायाकारी सारी हमारी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारी करप्शन की थी और अल्हम्दुलिल्लाह जो बदउनवानी की गई है, जब हमसे इस पर सवाल किया जाएगा तो हम यही एक बात दोहराएंगे कि भाई हमसे तो सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। नैब के हवाले से उनका कहना था कि नैब को फौरी तौर पर ख़त्म होना चाहिए। नैब में जितने भी केसेस हैं ये पीटीआई ने बनाए नहीं, इनके आपस के बने हुए हैं। नून लीग ने पीपल्स पार्टी पे बनाए, पीपल्स पार्टी ने नून लीग पे बनाए, तो पीटीआई का इसमें क्या कसूर है? चेयरमैन नैब पीटीआई ने नहीं लगाया, चेयरमैन नैब भी नून लीग ने लगाया, चेयरमैन नैब भी पीपल्स पार्टी ने लगाया, इनकी मुश्तरका मुशावरत से लगा, पीटीआई से तो पूछा भी नहीं गया था। और वही बात है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कि गलती भी अपनी, सब कुछ किया भी खुद, और फिर आज जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो या तो हमारे इदारों पे लगाया जाता है या ये पीटीआई पे लगाया जाता है। जितने भी मुकदमा देख लें, उठा के देख लें, पीटीआई ने कोई नया मुकदमा बनाया होता तो समझ भी आती है कि हाँ भाई ये मुकदमा पीटीआई ने बनाया, अब सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। मुकदमे भी सारे पुराने, शामिल भी एक दूसरे को करते रहे हैं, इलेक्शन से पहले एक दूसरे को चोर भी करते रहे हैं। यही मरियम नवाज़ जो आज बड़ा उछल उछल के बोल रही थी, तो यही मरियम नवाज़ उस टाइम फरमाया करती थी इमरान और जरदारी भाई भाई हैं, इनकी शक्लें याद रखना, इनसे धोखा मत खाना, ये आपको धोखा देने आ रहे हैं। लेकिन आज हम देख लें भाई भाई कौन है। और इमरान खान ने एक बात बिल्कुल दुरुस्त कही थी कि एक दफ़ा जब इनका एहतसाब शुरू हो जाएगा तो ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, और वही बात हमें नज़र आई। पार्लियामेंट के अंदर भी एफएटीएफ के मामले पे सारे इकट्ठे नज़र आए, एपीसी में देख लें सारे इकट्ठे नज़र आए। अब एक सवाल आता है कि इस एपीसी के क्या नताइज निकलेंगे? तो इसके यही नताइज निकलेंगे 0 × 0 = 0। तो इसका कोई नतीजा नहीं निकलना। 2 सालों में तो उन्होंने पहले भी बड़ी एपीसीज कर ली थी, पहले भी मौलाना फजल रहमान को आगे लगा के ये सारे पीछे से गायब हो गए थे और वो अपना इधर कंटेनर लेके घूमते रहे कुछ दिनों तक, और उसके बाद फिर उन्हें वापस जाना पड़ा बड़े जलीलो ख्वार होने के बाद।
तो अभी भी यही कुछ कर रहे हैं। और आज की मैं जो अभी आपसे इनसाइड स्टोरी एक शेयर करना चाह रहा था वो ये था कि अभी से ही एपीसी में फूट पड़ गई है। कैसे? मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि मेरी जो तकरीर थी उसे लाइव नशर क्यों नहीं किया गया। तो बिलावल भुट्टो का आगे से जवाब था कि जो पहले सेशन की तकारीर थी हमें सिर्फ वही शुरा की जानिब से कहा गया था कि वो आपने नशर करनी है, दूसरे सेशन की नशर नहीं करनी। अपनी तरफ से उन्होंने उन्हें मुतमईन करने की भी कोशिश की कि जी सोशल मीडिया पर आपकी तकरीर चलाई गई है, लेकिन मौलाना फजल रहमान इससे मुतमईन नहीं हुए और उन्होंने नून लीग को और पीपल्स पार्टी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। यानी वही बात है कि जब आप एक ऐसे मकसद के लिए इकट्ठे होंगे जिसमें सिर्फ अपनी करप्शन बचाना है, जिसमें अपनी चोरियां बचाना है, तो फिर डेफिनेटली आपस में ऐसे ही फूट पड़ेगी। किसी नेक मकसद के लिए तो इकट्ठे हुए नहीं थे। लेकिन खैर कुछ भी नहीं होगा। ये आप मेरा प्रोग्राम, मेरी ये बात आप सेव कर ले अपने पास। इस तरह की एपीसीज आने वाले 3 सालों में भी होती रहेंगी, लेकिन एंड रिजल्ट इसका कुछ भी नहीं निकलेगा। हाँ, ये लोग जो हैं अभी ये वाली तहरीकें इनकी चल रही हैं और आज के बाद इनकी क्या तहरीकें चला करेंगी जब ये जेलों में जाएंगे। वो जी जैसे ख्वाजा साद रफ़ी कहते थे, वॉशरूम की कुंडी नहीं है, पंखा नहीं है, चटाई नहीं है, खटमल हैं, पंखा नहीं चलता, हवा नहीं आती, सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर इनकी यही बातें होंगी। वॉशरूम साफ़ नहीं है, पीने का साफ़ पानी नहीं मिलता, टीवी भी मौजूद नहीं है। ये जो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, इनके तमाम लीडरान और ये तमाम खुद जो जेलों में बातें करते रहे हैं। तो खैर ये अपनी तैयारी करें उसकी, और इन्हें एपीसी बुलानी चाहिए कि हमारे लिए बेहतरीन किस्म की जेलों का इंतज़ाम किया जाए, ताकि अगर हम वापस आते हैं तो हम सुकून की ज़िंदगी बाकी अपनी जेलों के अंदर काट सकें। इनका मुस्तकबिल बिल्कुल तारीक है, मुझे तो इनका कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आता। यहाँ पे कई शोशे छोड़े जाते हैं जी। बिलावल भुट्टो को बाज़-औक़ात कहा जाता है कि रेडी किया जा रहा है। सोशल मीडिया पे हम चलते रहते हैं, ऐसे ही क्या सारा यहाँ देखते रहते हैं, ऐसी खबरें आती रहती हैं, तो उसमें भी कोई सदाकत नहीं है। कभी कहा जाता है मरियम नवाज़ को तैयार किया जा रहा है, तो मरियम नवाज़ ने क्या कर लेना है, अभी तो खैर वो खुद मुजरिम है और अभी बेल पे वो बाहर निकली हुई हैं। और एक मुजरिम नवाज़ शरीफ जो कि इस वक्त तकरीर कर रहा था। और मुझे मुस्तकबिल में यही लगता है कि जिस तरह से MQM लंदन बनी हुई है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग लंदन भी बन जाएगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग शहबाज भी बन जाएगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग मरियम भी बन जाएगी। तो इस तरह करके मुस्लिम लीग के छोटे छोटे धड़े बन जाएंगे के अंदर आपस में इत्तेफाक नहीं है, तो ये बाकियों से खैर हम इनकी क्या उम्मीद करते हैं। और शेर व शायरी ये ऐसे कर रहे होते हैं ताहिर लाहौती वगैरह जैसे, पता नहीं शायद इनसे ज़्यादा गैरतमंद कोई नहीं है। और मैं तो यही बात करूँगा कि अगर थोड़ी सी भी नवाज़ शरीफ में गैरत बाकी होती तो इस तरह TV पे ना आते। और उनके जो सपोर्टर्स हैं, स्पेशली मैं उन्हें भी मुखातिब यहाँ पे करना चाहूँगा कि किस मुंह से उसे सपोर्ट कर रहे थे आप लोग आज। ज़रा ये तो पूछते कि भाई आप हमारा मुंह काला करके यहाँ से चले गए हैं, हमें तनहा छोड़ के यहाँ से चले गए हैं, जैसे आप 98 में भाग गए थे, अब भी आप भाग गए हैं, तो हमें सिर्फ इतना बता दें कि अगर हम में से किसी गरीब का प्लेटलेट्स कम हो जाए, किसी की शरेयानें बंद हो जाएं, किसी के दिमाग पे कोई असर हो, तो वो कहाँ पे अपना इलाज करवाएगा। उसके पास तो बाहर के लिए डॉलर्स भी नहीं है, उसने तो बाहर के लिए लूटमार भी नहीं की, या उसकी औलाद इतनी टैलेंटेड नहीं है कि 14 साल की उम्र में अरबों रुपया कमा के आपको दे दे। तो ये कुछ क्वेश्चंस उन्हें करने भी चाहिए थे कि जो कह रहे थे मेरे प्लेटलेट्स ख़त्म हो गए, बिल्कुल मरने वाले हैं नवाज़ शरीफ साहब, अगर इन्हें ना बाहर भेजा गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो आज बग़ैर इलाज के, बग़ैर रिपोर्ट्स के, बग़ैर कहीं हॉस्पिटल में एडमिट हुए बिल्कुल सेहतमंद है। तो यहाँ से हम हिसाब लगा सकते हैं कि कितने बड़े धोखेबाज हैं, कितने बड़े मकार हैं। पाकिस्तान सबसे पहले है, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सलामती सबसे पहले है। इसकी बका और सलामती में कोई भी पार्टी हो वो इसके अगर अगेंस्ट काम करेगी तो इंशाल्लाह मेरा जो भी प्रोग्राम होगा, मेरी जो भी वीडियो होगी वो उसके अगेंस्ट ही आएगी। तो व्यूवर्स, ये थी आज की इनसाइड स्टोरी। मज़ीद इनसाइड स्टोरीज भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। कुछ दिनों के बीच में ताख़ीर भी आई, तातुल भी आया, मैं कुछ बिज़ी था, कुछ मुझे अपनी एंगेजमेंट्स थी, इस वजह से। तो अब इंशाल्लाह आपको मैं अपनी रेगुलर वीडियोस भी शेयर करता रहूँगा। आपके मैसेजेस मुझे आ रहे थे कि मैं कहाँ पे गायब हूँ, तो मैं अब वापस आ गया हूँ। तो आपसे इंशाल्लाह अपनी तमाम डेली बेसिस पे जो न्यूज़ हैं, अपनी वीडियोस हैं, वो शेयर करता रहूँगा। इनसाइड स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करूँगा और आने वाले प्रोग्राम में मैं तफसीली आपको बताऊँगा FATF का मामला क्या है, FATF की वजह से पाकिस्तान पे कौन कौन सी पाबंदियाँ लग सकती हैं, और FATF का अगर पाकिस्तान इन तमाम शिकों को, तमाम हदायत पे अमल दरामद करता है तो क्या इसमें पाकिस्तान को नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, ये इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। कोरोना वायरस अभी ख़त्म नहीं हुआ, कोशिश करें बिला ज़रूरत बाहर ना निकलें, और अगर कोई सी गैदरिंग में भी जाते हैं तो मास्क कम से कम यूज़ करें, और अपना और अपने बच्चों का, अपने तमाम प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। नाज़रीन, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं।